तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, राजनीति विज्ञान, ठीक है। क्या तो राजनीति विज्ञान, ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है वो हम चालू करने वाले हैं, ठीक है। अध्याय 1 है, चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। चलिए, इसका सबसे पहले परिचय दिया है, हम पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर इन करेंगे। देखिए, कह रहा है कि पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया तथा यह जानने की भी कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ, ठीक है। इस वर्ग में, इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। जातीय एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तित होता है, ठीक है। यानी कि इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। हालांकि इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और समानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप में धारण करती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम यह अध्ययन के दूसरे पड़ाव इस सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, यथा जाति, धर्म और लिंग आधारित सामाजिक विषमता। इन तीनों पर आधारित विषमता कैसी है और किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती है, इस पर भी हम बारी बारी से गौर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर का। देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद का तत्व है कि बच्चों, हमने नवम वर्ग में अध्याय 2 में देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है उसमें लोग यानी कि जो जनता होती है वही क्या होती है कि शासन केंद्र होती है, शासन का मुख्य केंद्र जनता ही होती है। लोकतंत्र ऐसी शासन देखिए व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। देखिए कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के लिए और उन्हीं लोगों के द्वारा क्या होता है कि शासन को चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित तथा उनके इच्छा के सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। देखिए कि शासन में जो लोग प्रतिनिधि होते हैं वह लोगों के हित क्या यानी कि लोगों के बारे में, जनता के बारे में उनकी इच्छा को सबसे अधिक महत्व देना चाहते हैं। यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए निम्नलिखित कुछ घटनाओं और मुद्दों पर गौर करेंगे। 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो कि 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। ध्यान रखेंगे, कहा है कि मुंबई में 1961 की बात करें तो वहाँ पर मराठियों की संख्या 34% थी, लेकिन 2001 आते आते कितना हो गया, 57% के ऊपर हो गया। यह सही है कि दक्षिण भारत में चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिणी भारतीयों की मुंबई आने वाली तादाद काफ़ी कम हो गई। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है। देखिए अगर है कि अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी हैं। है कि जो भी लोग काम की तलाश में आते हैं वह सभी के सभी क्या है कि हिंदी भाषी यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग ही काम के तलाश में आ रहे हैं, लेकिन वे भी मीरा, भाईवर, थाने, कल्याण नवी मुंबई जैसे उपनगर में हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज
ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49%, कितना प्रतिशत, 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। हालांकि लगभग 49% जो प्रवासी लोग हैं यानी कि दूसरी जगह से आए हुए हैं, वैसे लोग उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफ़ेद पोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। लेकिन दूसरी ओर क्या है कि मतलब ज़्यादा वेतन पाने वाले में मराठी का वर्चस्व है, वही लोग हैं उस पर। जो गरीब भैया उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है, इनको भैया कहते हैं, लोगों को दुदाते रहते हैं। लेकिन इनका जो वर्चस्व है अधिक है, और ये लोग क्या कहते हैं कि जो गरीब हैं उनको दुदाते रहते हैं, जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग तरीक़ों से अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। देखिए कि जबकि यही जो लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, यही लोग मुंबई के जगह पर छोटे छोटे काम रोजगार करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी है, जैसे मुंबई के जो मूल निवासी है, उनको भी अलग अलग तरीके से अपनी सस्ती सेवाएं भी देते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है, तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है कि अगर बात करें कि भारत की, तो भारत अगर सभी भारतीयों का देश है, तो तब तो मुंबई भी सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें जनता की कमाई का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। देखिए जो मुंबई में उपक्रम है सरकार का, उसमें किसका पैसा लगा है, तो जनता की कमाई का पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है, उसका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में दिया जाता है। देखा कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे बिहार की बात करें, जैसे पिछड़े राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर लोगों ने यानी बैंक में जितना लोगों ने रुपए जमा किया है, इसका 1/4 भाग ही, ठीक है, पूरा का 1/4 भाग निकला की। और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। कि पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण राजनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा। ठीक है कि यानी कि कुछ जो नेता है वो वहाँ के स्थानीय लोगों में कुछ बातें को भड़का करके जो लोग वहाँ पर प्रवासी मजदूर के रूप में रह रहे थे, उन सभी लोगों को क्या किया कि नागरिकों को वहाँ पर पीटा। ठीक है, और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया, कहा कि तुम लोग यहाँ से मुंबई छोड़कर अपने गांव वापस चले जाओ। कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई थी। और इस मारपीट में बहुत से लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। हालांकि इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई थी। हालांकि इसी प्रकार जो रेलवे बोर्ड परीक्षा होता है, उस बोर्ड परीक्षा में मैसूर में जो बिहारी छात्र थे उनके साथ मारपीट की गई थी। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। हालांकि जो उत्तर पूर्व असम राज्य है, उत्तर पूर्व में जो असम राज्य है, असम है, असम राज्य में भी बिहारियों की वहाँ पर हत्या की गई। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा कृतियों में शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति, धर्म या संप्रदाय। कि यहाँ पर जो शिकार होने वाले की जो पहचान थी केवल क्षेत्र में विशेष था, यानी कि न तो जाति को लेकर, न धर्म को लेकर, न संप्रदाय को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल क्षेत्र को लेकर था कि तुम हमारे क्षेत्र के नहीं हो, हम तुम्हें मारेंगे। ठीक है, कि दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांतों देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है। कि भारत में तो ऐसा है कि मतलब इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी अपना मकान या फिर जो भी आपको बनाना है वो आप अपना निवास स्थान बना सकते हैं, परंतु ये इसके विरुद्ध था, यानी कि कानून के बिल्कुल क्या था कि विरुद्ध था, और भड़काने का काम था जो नेता थे, जो राजनेता थे या फिर जो नेता थे, उनका ही काम था भड़काने का।
ठीक है। परंतु तुष्टीकरण के नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। देखिए ये कहता है कि फिर मेक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल एवं आधारित था। कि देखिएगा जो मेक्सिको आया, मेक्सिको ओलंपिक समारोह में जो विरोध का रूप था वह नस्ल के आधार पर था। ठीक है। बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। कि जो बेल्जियम देश है, इस बेल्जियम देश में 59% जो हिस्सा है वह फ्लेमिश इलाका में रहता है और इनका जो भाषा है वह डच भाषा बोलता है। जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वैसे ही आपका डच भाषा होता है। वे लोग डच भाषा बोलते थे। शेष 40% लोग बोलोनिया क्षेत्र में हैं। लेकिन जो 40% लोग थे कि बोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। देखिए यानी कि 40% जो बेल्जियम में रहने वाले लोग हैं वे फ्रेंच बोलते हैं और 59% लोग डच बोलते हैं। देखिए ध्यान से, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। देखिए और जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है वहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। यानी कि ब्रुसेल्स में 80% वैसे व्यक्ति थे जो कि फ्रेंच भाषा बोलते थे और 20% ऐसे व्यक्ति थे जो कि डच भाषा बोलते थे। फ्रेंच भाषी लोग जहाँ ज़्यादा समृद्ध थे जबकि डच भाषी लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। देखिए ध्यान से कि फ्रेंच भाषा जो बोलते थे उनकी संख्या में भले ही कम थे लेकिन वे ज़्यादा समृद्ध थे। ठीक है। और जो लोग डच भाषा बोलते थे उनका संख्या ज़्यादा था लेकिन वे उतना ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। स्वाभाविक है दोनों समूहों में तनाव बढ़ना ही था जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा। ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या हुआ कि तनाव बढ़ा और इसका जो तीखा हुआ तो ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा। यही द्वंद्वाद लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार की सुपुर्द किया गया। यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन जो राज्य सरकार होगी वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। कहा गया कि जो राज्य सरकार है वह अपना कानून बना सकती है, जो केंद्र सरकार है वे भी अपना कानून बना सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार इसके अंदर रहे, ठीक है, इसके अधीन रहे कि जो केंद्र कहे वही काम ये करे, ऐसा नहीं कहा गया। दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है। हालांकि और जो दोनों समुदाय के यानी कि जो डच भाषा बोलते हैं या जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उन दोनों के समुदाय के लिए एक अलग सरकार का गठन किया गया। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार का चुनाव सामुदायिक सरकार बनाते हैं। देखिए कि जैसे मान लिया कि अगर संस्कृति की बात आ गई, शिक्षा की आ गई, भाषा की आ गई, ठीक है, तो इन सभी मसलों को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए इन्होंने सामुदायिक सरकार का गठन किया। ठीक है। कहाँ पर हुआ है ये गठन? तो ये आपका हुआ है बेल्जियम में। कौन सा देश में? बेल्जियम में। ठीक है। चलिए कि अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। कि जो बेल्जियम देश है यहाँ पर सामाजिक विभाजन का जो आधार है, जो सामाजिक का विभाजन हुआ है उसका आधार नस्ल और जाति नहीं है बल्कि भाषा का विभाजन है। जो भाषा बोलता है उसको अलग कर दिया गया। ठीक है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। देखिए उसके बाद है आपका कथा कि परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। लेकिन यहाँ पर तो आराम से भाषा के आधार पर इसको विभाजन कर दिया गया। लेकिन भारत में अगर भाषा की बात करें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग बोलते हैं। कितनी भाषा में करेंगे? 22 भाषा लगा दीजिए। कितना भाषा है? 22 भाषा। तब तो 22 प्रकार में बांटना पड़ेगा।
तो यहाँ का जो विभाजन है वो क्या है कि अलग है। क्या है कि यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीयों की संस्कृति में बहुत ही बड़ा अंतर है। जो लोग उत्तर भारत में हैं और जो लोग दक्षिण भारत में हैं, इनके संस्कृति में बहुत ही अंतर देखा गया है। जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो ऐसी बातों को नहीं मानते हैं, जो लोग दक्षिण भारत के लोग मानते हैं। पुनः भाषाशी अंतराल भी बड़ा है, न कि जो भाषा का अंतराल है वो भी क्या है कि बहुत ही बड़ा है। बहुत ही अलग तरीके की भाषा जो है हमारे भारत में बोली जाती है। न कि जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। अगड़ी जातियों एवं पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव है। दलितों एवं पिछड़ों की भी अपनी अपनी समस्या है। बिहार में भी हाल में दलितों एवं महादलितों की एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। इन अंतर्द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन विभिन्न तत्वों का पड़ना स्वाभाविक है। देखिए थोड़ा सा देखेंगे कि अब हम इन सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इन विभिन्नताओं को सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदले स्वभाव को बताते हुए सामाजिक विभाजन की राजनीति पर विचार करेंगे। देखिए आओ इन मुद्दों पर विचार करें। किन कौन कौन से मुद्दा है, हमें इन मुद्दों पर विचार करना है। चलिए ये इसके बाद आपको हम अगले वीडियो में इन मुद्दों को बताएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में, पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलिए।